नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 12 का चैप्टर यानी 7 समाकलन, ठीक है। तो समाकलन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जो आपका चैप्टर 7 है समाकलन, आप देख सकते हैं। देखिए ये तो आपका समाकलन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो समाकलन में आपको पहले हम समाकलन के बारे में समझाएंगे, समाकलन का परिभाषा, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हमारे समाकलन पढ़ने में कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे। सारे फार्मूला को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको पहले याद कराएंगे। उसके बाद हम समाकलन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, ये हमारा बेसिक है। समाकलन का ये बेसिक है। यदि आप 7.1 और 7.2 और 7.3 अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का समाकलन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, आप कह नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक चीज़ आप लोग को अच्छे से समाकलन के बारे में सिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1, उसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, उसके बाद हम 7.2 का भी। तो 7.1 और 7. को पढ़ने से पहले इस वीडियो को देखना आप लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा क्योंकि आपको नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स रहेगा तो आज पढ़ लेते हैं, तो कुछ दिन बाद भी आप नोट्स को पलटेंगे, खुल करके चेक करेंगे, ओपन करेंगे तो पता चल जाता है सारी चीज़ अच्छे से। सारी चीज़ हम आप लोग को समाकलन के बारे में समझाए हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीज़ अच्छे से समझाया गया है, कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, उस पर कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पर आता होगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समाकलन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 7 समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल या कोई बोलता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाकलन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा समाकलन है इसमें कितने चैप्टर है। तो लगभग इसमें 7.11 यानी 7.11 तक इसमें चैप्टर है समाकलन में। ये थोड़ा चैप्टर जो है लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी है, बस आप लोग को समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि समाकलन कहते किसको है, समाकलन का परिभाषा सीखेंगे। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ बता दी हैं। चलिए हम उसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं समाकलन का परिभाषा। आइए तो देखते हैं। तो हेडिंग में डाल लेते हैं हम समाकलन। ठीक है, तो समाकलन हेडिंग डाल लिए। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन सीखते हैं, परिभाषा क्या होता है समाकलन का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समाकलन, फिर का साइन। समाकलन देखिए किसको कहते हैं, पहले आपको परिभाषा लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, समाकलन देखिए अवकलन का, आप लोग अवकलन पढ़े हैं ना, अभी आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी है परिभाषा इसका। अवकलन के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा। ठीक है, अवकलन के व्युत्क्रम को आप लोग भी साथ में लिखते चलिए। ठीक है ना, अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। बस खत्म डिफिनेशन, समाकलन कहते हैं। देखिए क्या है, समाकलन का डिफिनेशन होता है कि अवकलन के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, समाकलन कहेंगे। जो आप लोग अवकलन पढ़े हैं चैप्टर 5 में, उसी को उल्टा कर देंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या बोलेंगे, समाकलन कर देंगे। जो काम वहां पर हम कर रहे थे वही काम यहाँ पर उल्टा करेंगे। ठीक है, आपको आगे चल करके और अच्छे से समझ में आएगा। इसका डिफिनेशन तो अभी छोटा है ना, अभी और इसमें समझाते हैं आपको। आज आप लोग को बहुत सारी चीज सिखाने वाले हैं। ठीक है ना, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए समाकलन कहते हैं, अतः दोनों, कौन दोनों, यानी अवकलन और समाकलन का बात कर रहा है। अतः दोनों का गुणनफल, अतः दोनों का गुणनफल हमेशा इकाई, इकाई कहने का मतलब एक इकाई होता है। ओके, और आपको बता दें इसके बारे में पहले
कि समाकलन का परिभाषा होता है कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं, और अतः दोनों का गुणनफल, दोनों कहने का मतलब है कि अवकलन और समाकलन का जो गुणनफल होता है हमेशा इकाई होता है। इकाई कहने का मतलब एक होता है। इसे देखिए, अवकलन का मान लो कोई मान आया है और एक समाकलन का मान आया है, और दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बात कहता है कि अवकलन और समाकलन यानी दोनों का अवकलन जो होगा, दोनों का जो गुणनफल होगा हमेशा क्या होगा, इकाई होगा, एक होगा। ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे चीज सिखाएंगे। ठीक है, अभी आगे आप लोग बढ़ते चलिए, बहुत ही इजी तरीका से बहुत सारे चीज सिखाने वाले हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं इसमें कि समाकलन को, ठीक है, समाकलन को निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, सूचित कहने का मतलब दर्शाना। ठीक है, सूचित किया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। इसको देखिए, हम लोग कैसे दर्शाते हैं, x के सापेक्ष, वहां पर हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, अब यहां पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन लिखते चलेंगे। याद आ रहा है ना, चैप्टर 5 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम समाकलन में क्या करेंगे कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर पढ़ेंगे। ठीक है, और वहां पर क्या करते थे हम लोग, डी बाई डी एस एफ एक्स मतलब दर्शाया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इस तरह से कर लीजिएगा, बकुलर टाइप का नहीं, इस तरह से कर लेंगे, क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, और इसमें एफ एक्स डी एक्स रहेगा। ये आपका मतलब कोई फंक्शन रहेगा, कोई फलन रहेगा इसमें। ठीक है, कुछ भी रह सकता है, साइन कॉस टेन कोई भी रहता है, त्रिकोणमिति का या कॉन्स्टेंट या कुछ भी वेरिएबल, इसमें कुछ भी रहेगा। तो x के सापेक्ष समाकलन कहेंगे समाकलन में, और इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कहेंगे आपका साइन होता है। आप याद रख लीजिएगा, इस तरह से कर लेंगे। कैसे, इस तरह से। ओके, तो सबको आएगा, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए, अब आपको इसका एक परिभाषा सिखाते हैं। एक तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, वर्ड के तरह से, जैसे शब्द के अनुसार डिफिनेशन सीखे, आपको मैथमेटिकल यानी गणितीय डिफिनेशन सिखाते हैं कैसे। आइए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन, मैथमेटिकल डिफिनेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणितीय परिभाषा। आप लिख लेना हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है। देखिए, इस बात को समझिए, हम क्या कर रहे थे, एफ एक्स का क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। उसी तरह देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो डी बाई डी एक्स, एक्स की जगह अब थीटा हो गया, ठीक है, डी थीटा के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपको एफ थीटा हो जाएगा। ये बात आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे सारी चीज आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, टेंशन ना लो, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो क्या होगा, एफ एक्स, और जो भी रहेगा एफ थीटा, तो यहाँ पर एफ थीटा होगा। ये बात आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चल करके आपको सारे बात हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, वहां पर अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब चलिए, अभी तो हम समाकलन का परिभाषा सीखे, अब हम देखेंगे कि समाकलन के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। आइए सीखते हैं। तो लिखते हैं समाकलन का भेद, समाकलन का भेद। चलिए, समाकलन का भेद कितना होता है, पता होगा आप लोग को, नहीं पता है कोई बात नहीं। समाकलन को देखिए दो भागों में बांटा गया है। क्या लिखें, अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग साथ में लिखते हुए चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, समाकलन को दो भागों में बांटा गया है। ओके, कौन कौन से, देखिए
फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है अनिश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन? अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा है निश्चित समाकलन। ठीक है, समाकलन को दो भागों में बांटा गया है, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। सबको याद हो गया? समाकलन को कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। तो पहले हम सीखेंगे कि निश्चित समाकलन किसको कहते हैं, पहले इसका डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद निश्चित समाकलन को सीखेंगे। पहले आइए हम अनिश्चित समाकलन का डेफिनेशन सीखते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर डाल लीजिए, अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, लिखना आएगा, लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना बहुत जरूरी है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए इसका हम डेफिनेशन सीखते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है, बहुत ही सीधा सा डेफिनेशन है कि वह समाकलन, वह समाकलन जिसका कोई, ठीक है, जिसका कोई निश्चित, जिसका कोई निश्चित हल प्राप्त न हो। ठीक है, जिसका निश्चित कोई हल प्राप्त न हो। ठीक है, जिसके, जिसके परिणाम में, जिसके परिणाम में सी या के जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इसका मतलब अभी आप लोग को समझ में नहीं आया, अभी समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनिश्चित समाकलन का देखिए डेफिनेशन होता है कि वह समाकलन जिसका कोई निश्चित हल प्राप्त ना हो। अनिश्चित कहने का मतलब इसका कोई अंत नहीं, यानी कोई इसका हल ही नहीं है, निश्चित हल कोई नहीं होता है। तो जब किसी का निश्चित हल नहीं होता है तो मैथमेटिक्स में, गणित में हम लोग क्या किए, उसके परिणाम में, मतलब जो इसका आंसर आएगा उस परिणाम में क्या करते हैं, या तो सी प्लस या के, मतलब उसमें जोड़ देते हैं। जो अभी आप हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो भी अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन होंगे तो जो आंसर आएगा उसमें हमको सी चाहे के जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है ना, बहुत अनिवार्य है। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको वहां पर अच्छे समझाएंगे फिर से। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले से जानते होंगे तभी ना करेंगे, वहां पर क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ गया कि अनिश्चित समाकलन का जब भी क्वेश्चन करेंगे उस जब आंसर आएगा यानी परिणाम जो आएगा उसमें सी या के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कर लेते हैं, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होगा? एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस क्या कर देंगे, सी जोड़ना पड़ेगा। या आप जोड़ सकते हो एफ एक्स प्लस सी जोड़ दो या के जोड़ दो, दोनों में से कोई एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक अनिश्चित समाकलन का एक और इसका डेफिनेशन सिखाते हैं आप लोग को। ठीक है ना, ये तो हो गया। एक सेकंड डेफिनेशन इसका सीख लीजिए क्या है। देखिए इसका सेकंड जो डेफिनेशन है कि वह समाकलन, ठीक है, वह समाकलन जिसकी सीमाएं, जिसकी सीमाएं न दी गई हो, न दी गई हो, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि वह समाकलन जिसका सीमा न दिया गया हो। मान लो आपको बोला जाए कि यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ, तो इसका सीमा है कि 10 किलोमीटर ही जाओगे, लेकिन जिसका कोई सीमा ही नहीं दिया हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित, अनिश्चित दूरी बोलेंगे। और बोल दें कि यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ तो निश्चित दूरी होगा। तो अनिश्चित के लिए क्या करना होगा? उसका कोई सीमा नहीं होगा। अब यहाँ से चल दिए, मान लो पटना से चल दिए, मान लो दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो मतलब एक निश्चित है, लेकिन पटना से स्टार्ट करके हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा यार। तो पता नहीं चलेगा तो क्या बोलेंगे? उसका निश्चित दूरी बोलेंगे। तो वही बात है, तो वही समाकलन है कि जब अनिश्चित हल को जब सॉल्व करेंगे जिसका सीमा न दिया होगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको
क्या बोलेंगे, हम उसमें सी या के जोड़ देते हैं। तो आपको समझ रहा ना कि वो अनिश्चित समाकलन है, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, अब चलिए, ये तो अनिश्चित समाकलन का हुआ। अब हम सीखते हैं निश्चित समाकलन क्या है। ठीक है, आइए तो हम सीख लेते हैं कि निश्चित समाकलन क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, निश्चित समाकलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए इसका पहले हम डिफिनेशन सीखते हैं। वह समाकलन, वह समाकलन जिसकी सीमाएं, जिसकी सीमाएं दी गई हो, बस जिसकी सीमाएं दी गई है उसको क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन। एग्जाम्पल सीखते हैं इसको, देखिए और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। और जो इसका निश्चित समाकलन बोला गया ना, यानी इसका दूरी मतलब तय है कि देखो ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, इसका निश्चित है। निश्चित है तो इसको क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, एफ एक्स और यहाँ से हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अब क्या करेंगे, एक्स में एक बार ए लग जाएगा और एक बार बी लग जाएगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि एफ ए माइनस ए, नहीं एफ पहले बी वाला लगेगा ऊपर वाला, एफ बी माइनस एफ ए, ये आपका हो जाता है। तो अभी बात ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग को टेंशन भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको, एक आपका अनिश्चित और एक निश्चित, मतलब दो पार्ट में समाकलन को बांटा गया है। तो अनिश्चित में आपको पहले पढ़ना होगा, जब निश्चित स्टार्ट होगा तो इसका अच्छे से थ्योरी स्टार्ट होता है। ये सारे चीज़ के बारे में अच्छे से पहले थ्योरी स्टार्ट होगा, तभी आपको निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो बस आप लोग को यहाँ डिफिनेशन सीखना था, इसलिए छोटा मोटा डिफिनेशन दिए और अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा विशेष ज्ञान जो लेना है, जब हम निश्चित समाकलन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को समझाएंगे। ओके, अब चलिए, अब हम समाकलन के कुछ गुण देख लेते हैं, ठीक है, कि समाकलन के गुण क्या क्या है। आइए आइए समाकलन के गुण पढ़ लेते हैं। समाकलन का गुण क्या है, समाकलन का गुण इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, एफ एक्स और जी एक्स पर इसका गुण चलेगा। ओके, अभी हम लिख देते हैं कि यदि, थोड़ा लिख करके चलते हैं तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, आपका जो नोट्स होगा अच्छा बनेगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। कभी हम एक वीडियो बनाएंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में कभी आप लोग को सामने आकर के वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने अच्छे से आ जाए। ओके, और देखिए एक बात बताते हैं आप लोग को, जिनको क्वेश्चन बैंक होता है ना, क्वेश्चन बैंक का पूरा ए से लेकर के, जैसे 2009 से स्टार्ट हुआ है सिलेबस, 2009 से लेकर अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया है, एक कोर्स बनाए हैं, उस कोर्स में पूरा मतलब सॉल्व किए हैं। तो जिनको चाहिए वो हमारे पास कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे उस कोर्स को करना है, ठीक है ना। तो कोर्स के लिए आपको नंबर दे देते हैं, 8383896119 पर, वही नंबर, ठीक है। आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छे तरह से उसको समझाया गया है। यदि आप उतना भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 75 रखा गया है, बस अच्छे से आपको पढ़ेंगे तब। ओके, और अच्छे से समझाने की उसमें कोशिश भी किया गया है। चलिए, ये समाकलन का गुण पढ़ रहे थे ना, तो समाकलन का गुण क्या होता है, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स, ठीक है, कोई एफ एक्स जी एक्स पर समझाते हैं आपको। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स कोई दो फलन हो तो, कोई दो फलन है, कोई दो फलन हो तो समाकलन, समाकलन के निम्नलिखित निम्नलिखित गुण
होते हैं। अब निम्नलिखित कहने का मतलब नीचे दिया गया है, ठीक है ना। एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दो फलन है, तो इसके समाकलन का निम्नलिखित गुण है। क्या क्या गुण है इसके बारे में हम अभी सीखेंगे, ठीक है। देखिए देखिए इसका पहला जो गुण है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, डी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स दो मतलब फलन हो, एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या हो, जोड़ में हो। जब ऐसा रहेगा तो हम क्या करते हैं कि एक बार क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स, ये सारे चीज आप लोग को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.1 2 3 4 मतलब कोई भी चैप्टर समाकलन का, तो ये कहीं भी यूज आ सकते हैं, बेसिक फार्मूला होते हैं, बेसिक मतलब गुण होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा जब एफ एक्स और जी साथ में होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, एक बार हम सिर्फ इंटीग्रेशन एफ एक्स में लगाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन एफ एक्स में लगा दिए और यहाँ पर डी एक्स कर लेंगे, सिंगल सिंगल मतलब अलग अलग करके इंटीग्रेशन लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है, यही सीख लीजिए। दोनों में हम क्या किए, दोनों साथ में था तो दोनों को हमने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, बस यही आपका बेसिक फार्मूला जो है गुण है। ओके, इसी तरह आपका माइनस में रहेगा दूसरा, सारे आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है ना। एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको भी अलग अलग लिख लेंगे। जब ऐसा समाकलन करने की बारी आ जाए तो इसको सिर्फ अलग अलग कर लेते हैं, जी एक्स डी एक्स। ओके, और इसी तरह तीसरा है, तीसरा भी देख लीजिए, आपका 3 नंबर हो जाएगा जैसे, हाँ, कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स है। तो के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब नियतांक, ठीक है। तो के को क्या करते हैं, जैसे अवकलन में भी बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे एफ एक्स डी एक्स। कोई पूछ दे के क्या है, जहाँ लिख लीजिए, जहाँ के क्या है, नियतांक, और इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, नियतांक है। ओके, इसी तरह आपको जोड़ हो गया, गुना हो गया, कांस्टेंट वाला हो गया, भाग गुना वाला देख लेते हैं, गुना वाला नहीं हुआ है। यदि इंटीग्रेशन एफ एक्स गुना जी एक्स डी एक्स दिया है, इसको भी क्या कर लेते हैं, इसको जैसे हम लोग अवकलन में इसका फार्मूला होता था यू इंटू वी का, लेकिन यहाँ पर फार्मूला करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल बात है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे गुना में ही। ओके, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स गुना इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और मान लो पांचवा भागा वाला सीख लेते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स बटा जी एक्स, एक डी एक्स दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, एक बार कर लेंगे एफ एक्स का इंटीग्रेशन और एक बार जी एक्स का इंटीग्रेशन, बस ये सिंपल बात है, यही आपका गुण था 5। आप पांचों गुण सिखा दिए, कुछ नहीं, आप लोग सीखे भी थे पहले से भी, याद होगा, बस आपको हम रास्ता दिखाएं, ठीक है ना, बस आपको रास्ता दिखाएं, सारे चीज आप लोग जानते हैं, बस आप लोग को समझना था एक बार। तो अब चलिए, अब ये तो हो गया, अब हम सीखेंगे समाकलन का वर्गीकरण। देखिए, समाकलन का वर्गीकरण कहने का मतलब कि समाकलन में आपको कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में भी समझा देते हैं। उसके बाद आप लोग को जो बेसिक फार्मूला है, सारे बेसिक फार्मूला आज ही इसी वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो समाकलन का पहले चलिए वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि समाकलन में कौन कौन से भागों में बांटा गया है, समाकलन को कौन कौन सा चैप्टर हमारे पढ़ना है, वो भी सारे चीज हम लोग सीख लेते हैं। ओके, आइए आइए हम सीख लेते हैं समाकलन का वर्गीकरण। समाकलन का वर्गीकरण, समाकलन का वर्गीकरण कहने का मतलब कि समाकलन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, ठीक है ना। देखिए, समाकलन का वर्गीकरण पहला जो होता है, इसको रूपांतरण, कैसा पढ़ने को मिलेगा आपको, समाकलन में एक रूपांतरण विधि से समाकलन करना होगा, रूपांतरण विधि से समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश भी आपको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए,
समाकलन में एक रूपांतरण विधि से समाकलन करना होगा, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या है, एक प्रतिस्थापन विधि से करना होगा, ठीक है। आप लोग 10 क्लास में प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रतिस्थापन नहीं है, यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन पढ़ना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, मेथड लिख सकते हैं तो सब्स्टिट्यूशन लिख दिए, इतना ही लिखिए, काफ़ी है। और तीसरा है, कैसा मिलेगा आपको, परिमेय और अपरिमेय वाला, परिमेय एवं अपरिमेय, ठीक है, फलनों का समाकलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ लिखो या फॉर लिखो, इंटीग्रेशन फॉर रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। ओके, यानी परिमेय और अपरिमेय फलन का भी समाकलन करना होगा। उसके बाद आता है किस कैटेगरी का, 4 नंबर में आता है, एक आता है समुचित भिन्न से समाकलन। हाँ, समुचित भिन्न से समाकलन, इस तरह से भी आता है। तो एक चीज़ आपको आगे चलकर हम बताते चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, सारे टॉपिक, जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक के बारे में पहले अच्छे से बताना होगा, ओके। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फंक्शन। ये हिंदी के नाम से नहीं फेमस है, ये इंग्लिश के ही नाम से। समुचित बहुत कम लोग बोलते हैं, पार्शियल सब लोग बोलते हैं, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसे लोग बोलते हैं, तो पार्शियल से ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है आपको 5वां खंडसा विधि से समाकलन। ये भी हिंदी नाम से उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इंग्लिश नाम से सब लोग जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स, यानी बाई पार्ट्स से सभी लोग जानते हैं इसको, ओके। तो ये आपको समाकलन का वर्गीकरण में मतलब ये टॉपिक मिलेंगे, और सारे टॉपिक को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना आपको, इसी मतलब 5 तरीका से पूरा समाकलन करना होगा। अब चलिए, आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, जो फार्मूला है बेसिक, वो सारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। चलिए हम उसको बताते हैं आप लोग को, ओके। तो समाकलन का प्रमुख सूत्र, आइए हम आज से सीखते हैं। तो पहले हम डाल लेते हैं यहाँ पर हेडिंग कि समाकलन का प्रमुख सूत्र। ये सारे चैप्टर में 7.1 से लेकर जहाँ तक समाकलन पड़ेगा, सारे अब ये फार्मूला यूज होंगे। समाकलन का प्रमुख सूत्र, ओके। तो चलिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समाकलन का प्रमुख सूत्र, यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। आइए तो हम फार्मूला सीखते हैं। तो आपको 2 कैटेगरी से हम फार्मूला सिखा सकते हैं, ठीक है। एक तो अवकलन और समाकलन को साथ में करके, एक डायरेक्ट हम समाकलन को लेकर के। कौन अच्छा होगा, तो हमारे हिसाब से दोनों कैटेगरी से चलेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये आप टाइप 1 डाल लीजिए, ये टाइप 1 है। इसमें भी 3 टाइप है, जो आप लोग अवकलन में पढ़े ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का फार्मूला, उसी तरह ये भी है, ठीक है ना। तो आप लोग को हम कुछ अलग तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से सिर्फ देखना। अवकलन का भी फॉर्मूला लिखेंगे और समाकलन का भी लिखेंगे। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा, इसलिए हम दोनों फॉर्मूला लिख करके चलेंगे ताकि आप लोग को इजी हो जाए। आइए, तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं इसमें अवकलन का, कि d/dx। आप लोग बताते चलिएगा अवकलन का, ठीक है ना। इधर अवकलन लिखेंगे, इधर समाकलन लिखेंगे। तो अवकलन का आप बताते चलिएगा, d/dx x के पावर n रहता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, बोलिए, nx n-1 होता है, ओके। अब देखिए, ये तो अवकलन का हुआ। अब हमको समाकलन का पढ़ना है, इधर हम समाकलन लिख लेते हैं, समाकलन, और इधर
अवकलन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट आपको दिखाते चलेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो समाकलन में क्या होता है, समाकलन में एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि एक्स के पावर एन प्लस वन बाटा एन प्लस वन, ये होता है। ओके, इसमें एक्स के पावर एन में एन एक्स एन माइनस वन, यानी इसमें घटता है, ऐसे भी समझिए। अवकलन में क्या होता है, मतलब माइनस किया जाता है, कम किया जाता है, और समाकलन में जोड़ करके आगे बढ़ाया जाता है। दोनों में ही फर्क है, अवकलन में कम किया जाता है, समाकलन में आगे बढ़ाया जाता है, दोनों में ही फर्क है। तो एक्स के पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन होता है, और समाकलन में माइनस नहीं, अब प्लस होगा ना, आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक्स के पावर एन का एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन होता है। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम इसका दूसरा देखते हैं, इसमें का टाइप डी बाई डी एक्स, आपको ई के पावर ए एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए ई के पावर ए एक्स होता है, आपको याद होगा। और समाकलन में इसी का फॉर्मूला हो जाता है ई के पावर ए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाता है कि ई के पावर ए एक्स बाटा जो ए है ना, ये नीचे आ जाएगा, ए हो जाता है। ओके, उसके बाद तीसरा है कि डी बाई डी एक्स, अवकलन में ई के पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, और समाकलन में ई के पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला ई के पावर एक्स ही होता है, यानी ई के पावर एक्स अवकलन और समाकलन में दोनों फॉर्मूला एक ही होता है। याद रहेगा ना। अब चलिए, अब हम अगला 4 नंबर में देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ये लॉग एक्स, लॉग एक्स का तो आप लोग का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि वन बाई एक्स, अब यहाँ लॉग एक्स नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वन बाई एक्स आएगा। वन बाई एक्स का फॉर्मूला हो जाता है लॉग एक्स हो जाता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है ना, ये बात आप लोग को याद करना होगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, कि लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है वन बाई एक्स, और आपको समाकलन में अब लॉग नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको वन बाई एक्स आएगा। जहां पर वन बाई एक्स आएगा उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लॉग एक्स लिखेंगे। ओके, उसके बाद आता है आपको 5 नंबर में डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स, इसका क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए। तो यहाँ पर ए के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स अब बाटा लॉग ई के पावर ए, ऐसा हो जाता है। ओके, उसके बाद 6 नंबर है डी बाई डी एक्स, ये सी, सी मतलब कांस्टेंट, इसका हो जाता है जीरो। और इसमें क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जब जीरो आएगा, ठीक है ना, जीरो का इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसका देखिए जीरो बाहर निकल जाता है और dx अंदर आ जाता है, तो इसका मान हो जाता है जीरो गुना dx का मान क्या हो जाएगा, x, अब प्लस सी जोड़ना पड़ता है, तो जीरो गुना एक्स जीरो, अब प्लस सी बराबर सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, 2 4 6 कुछ भी आएगा, जीरो की जगह 1 2 3 4 मतलब कुछ भी रह सकता है ना, तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। ओके, ये बात आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे चीज़ समझ में आएगा। ठीक है ना। अब हम और हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जो कि एग्जाम्पल के बेस पर ले लेकर के, फार्मूला के बेस पर एक एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो कभी टाइम मिलेगा तो जरूर बनाएंगे ताकि आप लोग को हमेशा के लिए सारे फार्मूला याद हो जाए। ओके, वैसे टाइम मिलेगा तो हम जरूर बनाएंगे आप लोग के लिए वीडियो। ठीक है, ताकि फार्मूला याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन करने में ईजी होता है। तो ये रहा आपका टाइप 1 का फार्मूला, आपको याद तो करना ही होगा। ये अवकलन का था, आप लोग को पहले से याद है। अब ये रहा समाकलन का, तो थोड़ा 2 4 बार पढ़ते रहिएगा, रोज आप लोग को याद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन करते जाएंगे सारे, बहुत फार्मूला इजी हो जाते हैं, जब याद हो जाएगा तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ओके, 2 4 बार पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है। कितना मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को बल्ले बल्ले। अब चलिए, टाइप 1 था, अब हम टाइप 2 का देखते हैं। टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में क्या है कि इधर हम अवकलन का लिखेंगे और इधर समाकलन का लिखेंगे।
तो देखिए आप तो ऐसा पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अवकलन में कॉस एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम समाकलन का पढ़ने आए हैं, तो अब यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर समाकलन यानी इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू होता है साइन एक्स। यहाँ पर आपको कुछ देखने को कभी मिलेगा, अभी नहीं, हम दो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये बात बताएंगे। दूसरा है कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, आपको याद है। और यहाँ पर साइन एक्स आएगा, साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस कॉस एक्स। देखिए आपको कुछ अभी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे चीज समझ में आएंगे। जब हम साइन एक्स का फॉर्मूला जो पढ़े हैं कॉस होता है, अब यहाँ पर उल्टा होता है। आपको बताया है कि अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। जब उधर घटा रहे थे तो इधर जोड़ रहे हैं, उल्टा ही हो रहा है। तो यहाँ साइन का कॉस पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस का साइन पढ़ेंगे। देखिए साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन उल्टा फार्मूला है, बस यही तो बात है। अब यहाँ पर साइन का कॉस पढ़ रहे थे तो इंटीग्रेशन में कॉस का साइन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, कॉस का माइनस साइन तो साइन का माइनस कॉस, यही फर्क है दोनों में। ओके, तीसरा देखिए इसका डी बाई डी एक्स टेन एक्स। आप लोग दो चार बार फॉर्मूला लिख देंगे तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है, क्या होता है, टेन एक्स होता है। ओके, कोई डाउट नहीं। इसी तरह आपका क्वेश्चन तो थर्ड था ना, फोर देख लेते हैं। फोर हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा कॉट एक्स। बस सिंपल सी तो बात है। उसके बाद आपको 5 नंबर में डी बाई डी एक्स कॉट हो गया सेक का, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक एक्स। आ रहा है समझ में, याद हो जाएगा ना, बहुत ईजी है, बस उल्टा हो जा रहा है। 6 नंबर में डी बाई डी एक्स सेक का हो गया, तब कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। तब यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बस माइनस कॉस एक्स ना, माइनस कॉस एक्स, बस इसका उल्टा होते जा रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि अवकलन का क्या होता है, समाकलन उल्टा ही होता है। तो फार्मूला याद करना है बस आप लोग को अच्छे से, ये आपका समाकलन का फार्मूला है, यही आपको याद करना है। तो पहले से आपको याद है, इसको याद करना है। और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो सारे फार्मूला को प्रूफ करके भी दिखाएंगे, एक एक करके फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे, वीडियो बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए टाइप 1 टाइप 2 हो गया, अब हम देखते हैं टाइप 3 का भी फार्मूला देख लेते हैं। टाइप 3 का फार्मूला, तो अब हम अवकलन का फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट हम समाकलन का फार्मूला लिखेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं कि अवकलन का क्या होता है, उल्टा समाकलन होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। समाकलन का फर्स्ट फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता था, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा वही बात है। तो अब क्या उल्टा पढ़ना है, पहले आप सीधा पढ़ रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको समाकलन में उल्टा क्या पढ़ना है कि इंटीग्रेशन 1 बाटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स होता है। ओके, उसके बाद 2 नंबर में है कि -1 बाटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होगा, तो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। बस वही तो है, बात उल्टा है। वहां पर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़ रहे थे, अब इसको फार्मूला ए पढ़ रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है।
उसके बाद इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद पांचवा होता है कि 1/x रूट अंदर एक्स स्क्वायर -1 क्या होता है, इसका हो जाता है सेक इनवर्स एक्स। छठवा होता है कि -1/x रूट अंदर माइनस है एक्स स्क्वायर -1 का होता है, डी एक्स छूट रहा है, डी एक्स बराबर हो जाएगा क्या, कोसेक इनवर्स एक्स। एक फार्मूला बस उल्टा तो हो रहा है, समाकलन यानी अवकलन का उल्टा हो रहा है सारे फार्मूला। अवकलन का फार्मूला याद है तो आप लोग सोच समझ करके अपने से सीधा कर सकते हैं समाकलन, बस आपको बताना था। और एक बात आप लोग से बता दें कि जो हम अभी टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 का जो फार्मूला बताए हैं, यदि आपको ट्रिक से चाहिए, ठीक है ना, ये तो आपको जो आपका हमारा काम था कि 7.1 को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक फार्मूला होता है सारा चीज़ बताने के लिए वो काम किए हैं। लेकिन यदि आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का ट्रिक से फार्मूला चाहिए, कैसे हम लोग याद करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ आपको फार्मूला याद कराने के लिए सिखाएंगे, जिसमें हम टाइम देंगे 1 आवर्स। लेकिन 1 आवर्स में जितना बेसिक सारा चीज़ है, जितना कंसेप्ट है समाकलन का, सारे चीज़ आपको बता देंगे। जैसा कि हमने अवकलन में किया है, अवकलन में मतलब 45 या 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन सारे एक एक एग्जाम्पल लेकर के सारे फार्मूला पर हम सॉल्व किए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, उसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं यदि आपका कमेंट आए तो। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अभी तो आप कुछ नहीं सीखे हैं। जब हम अब एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, ये सारे फार्मूला यूज होंगे। अब यूज होंगे तो सारे फार्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। यदि आप 7.1 और 7.2 कर लेते हैं तो समझिए कि आपका समाकलन का बेसिक बहुत अच्छा हो गया। और 7.1 और 7.2 जो दिया है, ये समझिए कि आपको बेसिक ठीक करने के लिए ही दिया है और कुछ किसी के लिए नहीं दिया है। यदि 7.1 और 7.2 अच्छे से कर लेते हैं तो आपका समाकलन 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग का अच्छा हो जाएगा। तो मेरा बात आप लोग मानिए, ठीक है, और 7.1 और 7.2 को अच्छे करिए। बाकी काम आप लोग खुद समझ जाएंगे कि सर क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे, आप लोग खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो आप लोग के लिए सारे चीज़ नामुमकिन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को सारा चीज़ हम बताने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आप हमेशा कांटेक्ट में बने रहिए, आप लोग के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1।